नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम प्रोफेसर अमिता तिवारी है और मैं जीसस एंड मैरी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण विषय पर विचार करेंगे। काव्य लक्षण काव्य शास्त्र की प्रक्रिया में जब हम काव्य लक्षण पर बात करते हैं तो काव्य लक्षण से तात्पर्य कविता की उन विशेषताओं से है जिसमें अतिव्याप्ति दोष ना हो, जो सुबोध हो और सरल हो। काव्य लक्षण के संबंध में प्रत्येक युग में विचार विमर्श होता रहा है। संस्कृत विद्वानों ने अपनी दृष्टि से काव्य लक्षण प्रस्तुत किए, हिंदी विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार काव्य लक्षण प्रस्तुत किए और पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों ने अपनी अपनी दृष्टि से काव्य लक्षण प्रस्तुत किए हैं। आज के इस परिचर्चा में हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के विचारकों ने, उन कवियों ने, पाश्चात्य काव्य शास्त्र के आलोचकों ने काव्य लक्षण पर क्या कहा है, हम उस पर चर्चा करेंगे। पाश्चात्य काव्य शास्त्र का प्रारंभ प्लेटो से होता है। आचार्य प्लेटो ही पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के स्रोत रहे हैं और उन्होंने सभी विषयों पर विचार विमर्श किया है। वे दार्शनिक थे। प्लेटो ने साहित्य की विभिन्न समस्याओं पर विचार तो किया, परंतु उन्होंने कोई काव्य का लक्षण नहीं दिया। प्लेटो ने कहा, भौतिक पदार्थ सत्य की अनुकृति है और काव्य इस अनुकृति की अनुकृति है। प्लेटो का कहना था कि काव्य प्रकृति का अनुकरण है और प्रकृति सत्य का अनुकरण है, तो अनुकरण का भी अनुकरण होने के कारण यह त्याज्य है। परंतु प्लेटो की इस विचारधारा को उनके समकालीन विद्वानों ने महत्व नहीं दिया, क्योंकि उनकी यह जो विचारधारा है, उनका काव्य के संबंध में यह जो मत है, उसमें कोई भी काव्य शास्त्रीय दृष्टि नहीं है, इसीलिए उनके इस मत को महत्वपूर्ण नहीं माना गया। प्लेटो के बाद अरस्तु आते हैं। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे और इन्होंने अपने गुरु के विचारों का भरपूर खंडन किया। उन्होंने भी वैसे कोई काव्य लक्षण की परिभाषा नहीं दी, उन्होंने कोई काव्य लक्षण नहीं प्रस्तुत किए, परंतु उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसके आधार पर काव्य लक्षण निर्धारित किया जा सकता है। अरस्तु ने कहा, पोइट्री इज एन आर्ट, आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर। एपिक, पोइट्री, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी is most of their forms are all in their conception modes of imitation। अर्थात काव्य एक कला है, चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की ही तरह कवि अनुकरता है। महाकाव्य, त्रासदी, कामदी और रौद्र स्त्रोत तथा वंशी वीणा संगीत के अधिकांश भेद अपने सामान्य रूप में काव्य अनुकरण के ही प्रकार हैं। कुछ ऐसी कलाएं जो उपर्युक्त सभी साधनों का उपयोग करती हैं, लय, राग और छंद सभी का। रौद्र स्त्रोत, राग प्रधान काव्य, त्रासदी और कामदी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। तो अरस्तु के इस कथन के आधार पर जो उनका काव्य लक्षण बनता है, उन्होंने जो कुछ कहा है उसके आधार पर हम देखें कि काव्य का लक्षण क्या है, तो यह निकलता है कि काव्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण, अर्थात यह जो परिभाषा है इसमें कहा जा रहा है कि काव्य प्रकृति का अनुकरण है। अब इस परिभाषा में, अरस्तु की इस परिभाषा में दो शब्दों के व्याख्या की अपेक्षा है, एक तो प्रकृति और दूसरा अनुकरण। प्रकृति से यहाँ तात्पर्य है बाह्य जगत और अंतर जगत। तो बाह्य जगत में
जैसे पर्वत, नदी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब आते हैं। और अंतर जगत में कवि का मन, उसके विचार, उसके भाव, मनोभाव, ये सब अंतर जगत में आते हैं। तो इन सब का कवि के मन पर जो प्रभाव पड़ता है उसी के माध्यम से वह रचना करता है। अरस्तु ने जो प्रकृति के अनुकरण की बात की, तो अनुकरण से तात्पर्य वहाँ नकल से नहीं है। जब अरस्तु कहते हैं कि काव्य प्रकृति का अनुकरण है, तो अनुकरण का तात्पर्य नकल नहीं है बल्कि पुनर्सृजन है। जैसे कोई भी चित्रकार रंगों के माध्यम से, तुलिका के माध्यम से एक चित्र की निर्मिति करता है, इसी तरह कवि भी जो बाह्य जगत को देखता है, उसके मन पर जो प्रभाव पड़ता है, उसके आधार पर वह अपने मनोभाव, कल्पना और विचार का आधार लेते हुए एक नई रचना का सृजन करता है। तो यहाँ अनुकरण से तात्पर्य पुनर्सृजन से है, नकल से नहीं है। अरस्तु के बाद काव्यशास्त्र के क्षेत्र में लॉन्जाइनस का मत बहुत महत्वपूर्ण है। और लॉन्जाइनस जो यूनानी काव्यशास्त्र है उसके प्रसिद्ध ज्ञाता थे। यूनानी काव्यशास्त्र में लॉन्जाइनस का नाम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाता है। उनकी कृति है पेरिप्सूस, जिसमें उन्होंने कला के आधारभूत सिद्धांतों का विवेचन किया है। वैसे तो लॉन्जाइनस ने भी अरस्तु की तरह काव्य का कोई लक्षण नहीं प्रस्तुत किया, ना उन्होंने कोई विशिष्ट परिभाषा दी, बल्कि उन्होंने कुछ सूत्र प्रस्तुत किए जिसके आधार पर काव्य लक्षण निर्धारित किया जा सकता है। लॉन्जाइनस ने कहा, औदात्य अभिव्यंजना के वैशिष्ट और उत्कर्ष का नाम है और यही एकमात्र ऐसा आधार है जिसके अवलंब से महानतम कवियों एवं लेखकों ने गौरव लाभ किया है। उदात्त भाषा का प्रभाव श्रोता के मन पर प्रत्यक्ष रूप में नहीं पड़ता, वरन भावों के रूप में पड़ता है। उदात्त एक या दो तत्वों की सिद्धि नहीं, वरन सचना के समूचे ताने बाने पर आधारित दुसाध्य उपलब्धि है। प्रकृति ही सृजन शक्ति का मूल है। कला के इस प्रकृति के सौंदर्य का ही रूप है। प्रकृति अव्यवस्था में व्यवस्था स्थापित करने के लिए सजग और सक्रिय रहती है। तो लॉन्जाइनस ने ये जो सूत्र प्रस्तुत किए, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि उनका जो काव्य लक्षण हुआ वह यह हुआ कि उदात्त काव्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। उदात्त महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। अब लॉन्जाइनस ने ये जो सूत्र प्रस्तुत किए, यदि हम उनकी विवेचना करें तो उन्होंने माना है कि जो उदात्तता है वह कविता का प्राण तत्व है। अर्थात कविता में, काव्य में उदात्त भाव का होना नितांत आवश्यक है। जहाँ पर उदात्त भाव है, उदात्त विचार है और उसकी उदात्त भाषा में अभिव्यक्ति की गई है, वही रचना है। तो लॉन्जाइनस ने भी जो अरस्तु के समान कोई वैसे परिभाषा तो नहीं दी, लेकिन उनके सूत्र के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि काव्य का प्राण तत्व है उदात्तता और उदात्त भावों और विचारों के सामंजस्य से उसकी अभिव्यक्ति से ही समर्थ रचना बनती है। लॉन्जाइनस के बाद जितने भी परवर्ती विचारक रहे हैं, अधिकतर ने अरस्तु की परिभाषा का विरोध किया। जैसे जो स्वच्छंदतावादी कवियों और आलोचकों ने अरस्तु, ड्राइडेन और मैथ्यू आर्नल्ड की जो परिभाषा है उसका विरोध किया है। लेकिन उनके परवर्ती आचार्यों ने प्रकृति, काव्य में, काव्य लक्षण में प्रकृति
और अनुकरण, इन दोनों को विशेष महत्व दिया है। जो स्वच्छंदतावादी विचारक हैं उनमें वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैली, ली हंट आदि का नाम लिया जा सकता है। और इन स्वच्छंदतावादी विचारकों की जो दृष्टि है वह व्यक्तिपरक रही है। तो जैसे कि ड्राइडन ने कहा कि काव्य रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। तो यहाँ पर इस परिभाषा में ड्राइडन ने जो कहा कि जो काव्य है उसमें रागात्मकता तो होना चाहिए, परंतु उसमें छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से वह प्रकृति का अनुकरण है। अब यहाँ पर भी अरस्तु के समान ड्राइडन काव्य को प्रकृति का अनुकरण मान रहे हैं। बस अंतर इतना है कि उन्होंने इसमें दो विशेषण जोड़ दिए, रागात्मकता और छंदोबद्धता। तो जो रागात्मकता है वह तो काव्य का आवश्यक गुण है, उसका आंतरिक भाव है, लेकिन जो छंदोबद्धता है वह मुख्य रूप से काव्य का अनिवार्य धर्म नहीं है। तो उनके अनुसार हुआ कि काव्य में रागात्मकता का भी होना आवश्यक है, लेकिन उसमें छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से वह प्रकृति का अनुकरण है। ड्राइडन के बाद मैथ्यू आर्नल्ड ने काव्य की परिभाषा अरस्तु के आधार पर ही दी। मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा कि काव्य सत्य और काव्य सौंदर्य के सिद्धांतों द्वारा निर्धारित उपबंधों के अधीन जीवन की आलोचना का नाम काव्य है। अब यहाँ पर जो मैथ्यू आर्नल्ड काव्य की बात कर रहे हैं, उन्होंने काव्य को जीवन की आलोचना कहा। तो मैथ्यू आर्नल्ड की इस परिभाषा पर कहीं न कहीं हमें अरस्तु का प्रभाव अधिक दिखाई देता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि काव्य जीवन की आलोचना का नाम है। अब आर्नल्ड के यहाँ जो जीवन है, अरस्तु के वहाँ वही प्रकृति है। जो अरस्तु के यहाँ प्रकृति है, आर्नल्ड उसी को जीवन कर रहे हैं, अर्थात आर्नल्ड का जीवन प्रकृति का पर्याय है। क्रिटिसिज्म या आलोचना पर भी अरस्तु के अनुकरण का ही प्रभाव दिखाई देता है। जैसे आर्नल्ड ने जो कहा कि जो जीवन की आलोचना है, तो जीवन की आलोचना मतलब समग्र समीक्षा। तो समग्र समीक्षा से तात्पर्य प्रकृति के अनुकरण वाला ही भाव है। अरस्तु का जो अनुकरण वाला भाव है वही जीवन की समग्र समीक्षा है। काव्य सत्य और काव्य सौंदर्य के अंतर्गत काव्य के राग तत्व और कल्पना तत्व को ही स्थान मिला है। काव्य सत्य विज्ञान का सत्य न होकर कला का राग है, मानव हृदय की भावना है, अनुभूति का सत्य है। काव्य सौंदर्य से तात्पर्य है वस्तु और रूप, विषय और अभिव्यंजना के सामंजस्य पर बल। अब अरस्तु ने जो बात कही है प्रकृति का अनुकरण, वही बात हमें कहीं न कहीं मैथ्यू आर्नल्ड की इस परिभाषा में भी दिखाई देता है कि जो काव्य है वह जीवन की समग्र समीक्षा है और वह मानव हृदय के भावना की, उसकी अनुभूति की अभिव्यक्ति है। मैथ्यू आर्नल्ड के बाद जो स्वच्छंदतावादी विचारक पाश्चात्य काव्य जगत में आए, उन्होंने अपने अपने मत से काव्य लक्षण तो दिया, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने अरस्तु के अनुकरण और प्रकृति को ध्यान में रखा। विलियम वर्ड्सवर्थ अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के सिद्धांतों को अस्वीकार करते हुए काव्य लक्षण दिया। उन्होंने कहा, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। अर्थात जो कविता है वह बलवती भावनाओं का सहज उच्छलन होती है। शांत अवस्था में भाव के स्मरण करने से उसका उद्भव होता है। अब यह जो विलियम वर्ड्सवर्थ की परिभाषा है, यह अन्य विचारकों से थोड़ी अलग है। उन्होंने कहा
कि जब कवि के मन में बहुत सारे भावों का प्रबल आवेग होता है, मन में उसका उच्छलन होता है, और कवि का मन जब शांत अवस्था में उन भावों का स्मरण करता है, तब कविता का सृजन होता है, तब कविता उत्पन्न होती है। तो जो अन्य विचारक हैं, अन्य विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि यह काव्य लक्षण कम दिखाई देता है, कविता की सृजन प्रक्रिया अधिक दिखाई देती है। इसीलिए बहुत सारे विचारकों ने वर्ड्सवर्थ की इस परिभाषा में अव्याप्ति का दोष माना है, क्योंकि जो कविता है वह केवल भावों का उच्छलन नहीं है, बल्कि वह भावों की अभिव्यक्ति है। भाव तो बहुत प्रकार के कवि के मन में आते हैं, जैसे अश्रु, कंप, ये सारे भाव भी आते हैं, लेकिन वो वास्तव में रचना नहीं होती। तो जो कविता है वह भावों की अभिव्यक्ति है, और इसी तरह जो केवल किसी भी भाव को स्मरण मात्र से कविता नहीं लिखी जा सकती, बल्कि जो हमारे मन में मनोवेग होते हैं, जब उनका कवि शांत अवस्था में स्मरण करता है, तब वह उसकी अभिव्यक्ति होती है। अब यह जो वर्ड्सवर्थ की परिभाषा है, यह सृजन प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। हिंदी में भी किसी कवि ने कहा है कि ये मधुर गीत नहीं यूं ही जन्मते, मन घंटों प्रसव वेदना सहता है। तो कहीं न कहीं विलियम वर्ड्सवर्थ की यह परिभाषा उससे जुड़ती हुई दिखाई देती है कि जब कवि के मन में अनेक प्रकार के भावों का उद्वेलन होता है, मंथन करता है कवि, और फिर बड़े शांतचित्त अवस्था में बैठता है, तो वह काव्य की रचना करता है। तो इस तरह से जो काव्य है वह भावों की अभिव्यक्ति है। वर्ड्सवर्थ के बाद सैमुअल टेलर कॉलेरिज ने जैव सिद्धांत के आधार पर काव्य लक्षण की परिभाषा दी। कॉलेरिज ने कहा, कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस अर्थ में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं, और रचना के सभी प्रकारों के आधार पर उसका अंतर यह है कि संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक घटक खंड से प्राप्त होने वाली स्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप हो। अब जो कॉलेरिज का मत है वह अन्य विचारकों से थोड़ा भिन्न है, क्योंकि इन्होंने वैज्ञानिक कृतियों और कविता में अंतर स्पष्ट किया है। एक तरह से उनका कहना है कि जो वैज्ञानिक कृतियां हैं वे हमें सत्य से अवगत कराती हैं, वो हमें फैक्ट्स देती हैं, वो हमें डाटा देती हैं, लेकिन जो कविता है वह हमें आनंद प्रदान करती है। जैसे काव्य के संदर्भ में कहा गया है कि कविता को पढ़ने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, और यह आनंद भी कैसा होता है कि जो ब्रह्मानंद सहोदर होता है। तो कॉलेरिज कहीं न कहीं यही बात कह रहे हैं कि जो कविता है उसका उद्देश्य आनंद प्रदान करना है, तथ्य प्रदान करना नहीं है। केवल यदि किसी रचना में तथ्य दिए गए हों, आंकड़े दिए गए हों, तो हम उसे कविता नहीं कह सकते। वो एक कृति हो सकती है, कोई एक किताब हो सकती है। जैसे वैज्ञानिक कृतियां हैं तो उनमें एक फैक्ट्स दिया रहता है कि ये सारे जो सत्य हैं वो इस प्रकार हैं, लेकिन जब हम कविता की बात करते हैं तो उसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार से होती है कि वह हमारे हृदय से तादात्म्य करती है और हमारे मन को एक आनंद प्रदान करती है। और वह आनंद भी कैसा होता है कि जिसमें ब्रह्म के दर्शन करने के बाद जो हमें आनंद प्रदान होता है वही हमें रचना पढ़कर आनंद आता है। तो इनके अनुसार कविता में आनंद मिलता है और वैज्ञानिक कृतियों में तथ्य। कॉलेरिज के बाद आई.ए. रिचर्ड्स ने काव्य को जीवन की अनुभूति माना है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में रिचर्ड्स ने कविता की परिभाषा इस प्रकार दी है, कविता अनुभूतियों का एक ऐसा वर्ग है जो मानक अनुभूति से प्रत्येक विशेषता में भिन्न होते हुए भी किसी खास विशेषता से एक खास मात्रा में भिन्न नहीं होती। अब जैसे अन्य विद्वानों ने कहा है,
उसी प्रकार आई ए रिचर्ड्स हैं, उन्होंने भी कविता को जीवन की अनुभूति माना है कि जो अनुभूति है, कवि की अनुभूति, वह एक विशिष्ट अनुभूति होती है, क्योंकि अनुभव तो सभी करते हैं, लेकिन जो कवि है उसी अनुभूति को विशेष बनाकर कविता के रूप में अभिव्यक्त करता है। यही इसकी विशेषता है। आई.ए. रिचर्ड्स के बाद ली हंट ने कहा, कल्पनात्मक आवेग का नाम कविता है। लेकिन इस परिभाषा में दिखाई देता है कि केवल कल्पना के आधार पर कविता नहीं लिखी जा सकती, कि जो कल्पनात्मक आवेग का नाम कविता है, ठीक है, कविता में कल्पना का होना आवश्यक है, होती भी है, बिना कल्पना के भी कविता नहीं लिखी जा सकती, लेकिन केवल कल्पना के आधार पर भी कविता नहीं लिखी जा सकती। उसमें भाव का होना आवश्यक है, यथार्थ का होना आवश्यक है, क्योंकि जिस कविता में भाव होता है, सत्य होता है, वही कविता कालजयी रचना बनती है। ली हंट के बाद टी.एस. इलियट ने कहा कि कविता या कला कवि के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति करनी ही नहीं है, वह तो अभिव्यक्ति का एक माध्यम मात्र है, जो केवल माध्यम है, व्यक्तित्व नहीं। अब इनकी जो टी.एस. इलियट की परिभाषा है, उसमें कवि ने कहा है कि जो कविता या कला है, वो कवि लिखता तो है, परंतु उसमें मुख्य अभिव्यक्ति उसके व्यक्तित्व की नहीं होती, क्योंकि उसका जो उद्देश्य है वह अपने व्यक्तित्व का बखान करना नहीं है, बल्कि समाज के सुख दुख, सामाजिक मूल्यों और स्थितियों, विसंगतियों का चित्रण करना है। तो जो कविता है उसमें कवि का व्यक्तित्व प्रमुख नहीं होता, बल्कि वह तो एक माध्यम मात्र है कविता को अभिव्यक्त करने का। अब इन विद्वानों के बाद पाश्चात्य विद्वानों ने यह जो परिभाषा अपने अपने मत से जो काव्य लक्षण के संदर्भ में परिभाषाएं दी, उसके बाद चैम्बर्स ऑफ डिक्शनरी में काव्य लक्षण के संबंध में कहा गया है कि कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विचारों को मधुर शब्दों में अभिव्यक्त करने की कला कविता है। यह जो परिभाषा है, इसमें कल्पना, अनुभूति, विचार, इन सबको कहा गया कि मधुर भाषा में अभिव्यक्त किया जाए, मधुर शब्दों में, अर्थात भावों, विचारों के साथ शब्दों का मधुर होना भी आवश्यक है, और जिस कविता में इन विचारों को मधुर भाषा में अभिव्यक्त किया गया है, वही कविता है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के विचारकों के मतों का विवेचन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि काव्य में भाषा और सौंदर्य ये दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। जितने भी विद्वान हैं, उन्होंने काव्य लक्षण के संदर्भ में जो कुछ भी कहा, सब ने काव्य में भाषा और सौंदर्य को पर बल दिया। चाहे वह संस्कृत आचार्य भामह का मत हो, जिसमें उन्होंने कहा शब्दार्थों सहितो काव्यम, या फिर विश्वनाथ का मत हो जहाँ वाक्यम रसात्मकम काव्यम की बात की गई है, सबने काव्य में भाव और भाषा को ही महत्व दिया है। इसी प्रकार अरस्तु ने एक और जहाँ अनुकरण और प्रकृति की बात की, ड्राइडन ने रागात्मक छंदोबद्धता की बात कही, और मैथ्यू आर्नल्ड ने काव्य को जीवन की आलोचना कहा। तो कहीं न कहीं सब आचार्यों ने अपने अपने मत में भाव और भाषा को महत्व दिया है। कहने का अर्थ यह है कि शब्द, अर्थ, अनुभूति, विचार और कल्पना का होना काव्य में नितांत आवश्यक है। ये काव्य के लक्षण माने जा सकते हैं कि शब्द, अर्थ, अनुभूति और विचार का मधुर शब्दों में सही सामंजस्य के द्वारा जहाँ अभिव्यक्ति हुई है, वही वास्तव में कविता है। तो कहा जा सकता है कि पाश्चात्य विद्वानों के
मतों के विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि भाषा के माध्यम से सौंदर्य की अभिव्यक्ति ही काव्य है। जितने भी विचारक हैं उनका कहना है कि भाषा के माध्यम से सौंदर्य की अभिव्यक्ति ही काव्य है। आज की इस परिचर्चा में हमने पाश्चात्य काव्य शास्त्र के विचारकों के मतों की समीक्षा की और जाना कि उनके अनुसार काव्य लक्षण क्या है। सभी के विचारों का निचोड़ यह है कि काव्य में शब्द, अर्थ, अनुभूति और विचार का होना आवश्यक है और जिस कविता में शब्द, अर्थ, अनुभूति और विचारों की मधुर शब्दों में अभिव्यक्ति है वही काव्य है। तो कहने का अर्थ यह है कि भाषा के माध्यम से सौंदर्य की अभिव्यक्ति ही काव्य है। तो आशा है कि पाश्चात्य काव्य लक्षण के संदर्भ में जो आज हमने विवेचन किया वह आपको समझ आया होगा और अगले कार्यक्रम में हम एक नए विषय के सामने आप फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।